देखिए भैया, कह रहा है कि अगर मैं एक कनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स लेंस ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसकी आधी सरफेस को ऐसा काला पीला कर दूं, तो कह रहा है बनने वाली इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इमेज नहीं बनेगी, इमेज आधी बनेगी, इमेज पूरी बनेगी, और इमेज पूरी बन करके उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बताइए, इमेज पूरी बन जाएगी और इंटेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। देखिए, एक्चुअल में आप जितना बड़ा मिरर लेते हो, जितना बड़ा मिरर लोगे, बनने उतनी ज्यादा रेस को ये क्या करेगा? कैप्चर करेगा। क्या करेगा? और जितनी ज्यादा रेस को कैप्चर करेगा, इसके द्वारा बनाई गई इमेज में उतनी ज्यादा रे का कंट्रीब्यूशन होगा, इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। और जैसे ही, ओहो, कितने दिनों बाद आ रहा है ये, समझ गया तू? ये कह रहा हूं मैं, रुक जा, क्लास के बाद होगा, ठीक है। तो इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर? ज्यादा बड़ा साइज है, क्योंकि हाफ पार्ट मैंने तो पेंट कर दिया, मतलब यहाँ का तो पार्ट क्या करेगा? सारी रेस को ऑब्जर्व कर लेगा, कोई भी इसमें ऐसी रे नहीं रहेगी जो इमेज के कंट्रीब्यूशन करेगी। थोड़ा बहुत रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये वाले पार्ट से रे आना बंद। अब बच्चा केवल नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट है, मतलब मिरर का साइज क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। कनकेवी तो मिरर है, इमेज पूरी बनेगी। अब लाइट कम कैप्चर करेगा, रेस को कम कैप्चर करेगा, और जितनी रेस से पहले इमेज बन रही थी, अब उतनी रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और इमेज की इंटेंसिटी होगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, किसी भी मिरर को बीच में से तोड़ दो, कभी क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं, तोड़ करके पूछे आता है या पेंट करके पूछे आता है, तो उस केस में इमेज पूरी बनेगी, बस इमेज की क्वालिटी, जो ब्राइटनेस है, जो इंटेंसिटी हो, क्या होगी? डल हो जाएगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, देख लेना, आंसर भी इसी में ही है। ठीक है, एनसीईआरटी का सबसे खास हम खास क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कह रहे भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का। कह रहा भैया, मैंने क्या किया कि एक मोबाइल फोन लिया, ये रहा, ये मोबाइल फोन लिया, और इसको ऐसे रखा गया, इस पे। कहां से रखा है? सी से, और बाकी का पोर्शन क्या है? सी के अंदर है। ठीक है, तो ये जो इमेज बनी है, इस इमेज में कौन सी चीज मोबाइल की नहीं आई है? मोबाइल की कौन सी चीज नहीं आई, और ये इमेज ऐसी क्यों बनी है? मेरे को कौन बताएगा? मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा। तू बता प्राची, बताना, ये इमेज ऐसी क्यों बनी है? मोबाइल तो ऐसा पूरा एकदम बढ़िया से, लेकिन इमेज बन रही है टेढ़ी मेढ़ी। नहीं पता। अरमान, अबे यार भाई, इन्वर्टर तो ठीक है, ये कैसे ऐसे कैसे बन गई? ये तो ऐसे है ना, रेक्टेंगुलर शेप का, ये बन गया ट्रेपीजियम। काहे? हाँ, पढ़ना मत, आंसर पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया ना? पढ़ लिया, अरे मेरे को पता तुमने पढ़ लिया। आंसर नहीं है? देखो, ये लड़की आ गई पूरे मुद्दे पे। देखिए भैया, इस मोबाइल का जोन सा आपको बता दूं, आप जितना सेंटर कर्वेचर पे रहोगे तो इमेज का साइज बराबर में ऑब्जेक्ट का साइज होता है। सेंटर कर्वेचर से पहले रहो तो इमेज छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? बड़ा रहता है। लेकिन जैसे आप सेंटर कर्वेचर के अंदर आते हो तो इमेज बड़ी बनने लगती है। तो ये वाला पोर्शन जो था, वो सेंटर कर्वेचर पता है, इसलिए इसका साइज क्या हुआ? वैसा ही हुआ। लेकिन ये वाला पोर्शन क्या था? सेंटर कर्वेचर के अंदर था, इसलिए इसकी इमेज का साइज क्या हुआ? ये वाला पोर्शन और अंदर था, तो इसका इमेज क्या होगी? और बड़ी बनी। एक्चुअल में इमेज में सब कुछ आया है, लेकिन ये जो डिस्टॉर्टेड टाइप की इमेज आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि जो पार्ट अंदर है उसका साइज क्या हो चुका है? उतना मैग्नीफाइड हो चुका है। समझ गया? नहीं बता, जो मैंने बताया। इधर आ जा, इधर आके मेरे को बता पूरा। ये ऐसा क्यों बना है? ये वाला साइज ज्यादा बड़ा क्यों बना है? बी सी जो है इसके बराबर है। किसके बराबर? क्यों है इसके बराबर है? फोकस यहाँ से जाएगी ना, जैसे कहाँ क्यों रहा है? कहाँ पर है ना ये? तो यही यही होता, देख लो। देख, जो पोर्शन मोबाइल का सी पर है, मुझे पता सी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या होती है? सेम लगती है। और जो पोर्शन सी के अंदर आता है उसका साइज उतना क्या होता है? चल निकलना। ठीक है, समझ गया भैया?
तो इसलिए इमेज में कोई दिक्कत नहीं है, इमेज में ऐसा कोई पार्ट गायब नहीं हुआ है, बस उसका साइज इस वजह से बड़ा होता गया क्योंकि भैया क्या हुआ, जो पोर्शन उसका सी के अंदर था उसका साइज उतना बड़ा हुआ। मान क्या कर रहा है बेटा यार? कुछ तो गलत कर रहा है तू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का, ठीक है भैया। आपको मैंने कल बताया था मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का न जाने कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ सर्कल अपॉन में डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन में डायमीटर ऑफ जो भी आप, मतलब आप इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट कर दो, चाहे कोई भी पोर्शन कर दो, वो क्या देगा आपको? मैग्निफिकेशन देगा। क्या देगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है स्मॉल कैंडल कितनी भैया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर, मैं कैलकुलेशन किसी में नहीं करूंगा, प्लेस 27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया? -27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव ही लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में लेते हैं और लेफ्ट साइड में रखा था ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर या लेंस करते हो ना, तो उस केस में कई बार आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड में भी आया था किसी लेंस के या किसी मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी सिंगल के केस में हमेशा वो कहां रहेगा? लेफ्ट में ही रहेगा। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना देखा? 36, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है, कनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? -36 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? -18 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे भैया? निकालना क्या कह रहा है भैया? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। इमेज प्राप्त करने के लिए स्क्रीन कहां रखी जाए, बस समझ लो इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया आप सबको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय मिरर फॉर्मूला, वी नो 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u। आपको v निकालना है, तो 1 बाय में v इक्वल्स टू 1 बाय में f माइनस 1 बाय में u माइनस f अपॉन में uf। तो v क्या होगा? uf अपॉन में u माइनस f। सब कुछ दे रखा है, डाल दोगे, इमेज डिस्टेंस आ गया, यहीं पर स्क्रीन पर रखेंगे, यहीं पर स्क्रीन रखनी है। इमेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि भैया डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। जब भी नेचर और साइज पूछा जाएगा तो आप क्या निकालोगे? मैग्निफिकेशन। क्या निकालोगे? मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको यू पता लग गया, वी ऑलरेडी, सॉरी यू ऑलरेडी पता है, वी आपको पता लग गया, आप यहां से निकाल दोगे। वैसे आपको बता दूं यहां पर आप वैसे भी आप देख के बता सकते हो कि इमेज का टाइप क्या बनेगा। ये ध्यान रखना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, फोकल लेंथ कितनी है? 18, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 27 पे, और मिरर किस टाइप पे है? कनकेव। तो अगर इसका मतलब सी के, हाँ एफ के उधर है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी और एफ के बीच में। और आपको पता सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कनकेव मिरर केस में, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड क्योंकि सी के अंदर जैसे आओगे तो पोर्शन क्या होता है? मैग्नीफाइड जाता है। तो बाकी आप यहां से एम निकालोगे, ठीक है, एम निकाल करके एम नेगेटिव आएगा तो आपको पता ही है रियल इन्वर्टेड, और मैग्नीट्यूड बताएगा मैग्नीफाइड है या नहीं। अच्छा, इसका तीसरा पोर्शन क्या कह रहा है? ठीक है, नेचर और साइज निकालने के लिए, नेचर और एंड साइज निकालने के लिए आप कहां पे जाते हो? मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है अगर कैंडल को पास में लाया जाए तो स्क्रीन के साथ क्या करना पड़ेगा कि उसको शार्प इमेज बने। तो भैया देखिए, जैसे जैसे कैंडल पास लाओगे यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पास में होगा तो इमेज क्या होगी? दूर बनती जाएगी। तो स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा? पीछे ले आना पड़ेगा। स्क्रीन को दूर ले आना पड़ेगा। ठीक है भैया, समझ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। ये भी पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा भैया एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया? -10 सेंटीमीटर। केस फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। कनकेव रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? तो फोकल लेंथ क्या होगी? -7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या रखी है? -15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, आपको क्या निकालनी है? वी निकालनी, नेचर ऑफ इमेज निकालना है यानी मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है भैया,
केस नंबर फर्स्ट में, केस नंबर सेकंड में भी आपको सेम ही करना है। बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कर गया, -5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ वही है 7.5। इमेज की पोजीशन निकालनी है। खैर वर्चुअल इमेज बनेगी कैसे मुझे पता, मुझे कैसे पता है, क्योंकि भैया फोकस 7.5 है, उससे पहले ऑब्जेक्ट रख दिया गया। नहीं, अगर फोकस से पहले होगा तो इमेज वर्चुअली बनेगी। मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव है, बाकी आपको निकाल के दिखाना है इसमें। हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कल एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था उससे कर सकते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। वो आप इधर उधर के पेपरों में ही कर सकते हो, एंट्रेंस वगैरह के पेपर में। अब यहाँ पर जो करना है, जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका, अच्छा आपको पता है 1 सेकंड में कवर किया गया या 1 सेकंड में पोजीशन में आया जो डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। 1 सेकंड में पोजीशन के अंदर जो भी बदलाव आता है उसको वेलोसिटी कहता है। मैं कहता हूँ 1 सेकंड पहले मेरी पोजीशन 5 थी, फिर अगला सेकंड में मेरी पोजीशन क्या होगी, 50 होगी, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, सुअर 5 से 50 होगी मेरी पोजीशन 1 सेकंड के इंटरवल में। तो मेरी वेलोसिटी क्या है, नहीं पता, बताओ। अब 1 सेकंड पहले मेरी पोजीशन क्या थी, 5 थी, 1 सेकंड बाद 50 पोजीशन होगी, तो मेरी वेलोसिटी क्या है, 45 मीटर पर सेकेंड। वही कंसेप्ट लगा यहाँ पर। देखिए कह रहा है कि अब पहली बात तो एक बात ध्यान में, रियर व्यू मिरर का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या होता है, गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, रियर व्यू मिरर कह देते हैं कई बार, कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखा है, केस फर्स्ट कर रहा हूं मैं, केस फर्स्ट, ये पहला केस कर रहा हूं। जैसे पहला केस है वैसे बाकी सारे केस होंगे, मैं एक ही केस करूंगा, बाकी आपको पूरा करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना भी है, 2 मीटर उस कॉन्वेक्स मिरर का। तो फोकल लेंथ क्या होगी, 1 मीटर। मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता भी है कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होती है राइट साइड में, और फोकस भी क्या होता है, राइट साइड में ही होता है, ठीक है। एक जॉगर चल रहा है, जॉगिंग कर रहा है कोई बंदा, तो जॉगिंग करता हुआ मिरर की तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ जॉगर कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है जॉगर की स्पीड है, स्पीड टूवर्ड्स मिरर, मिरर की तरफ है, ठीक है। अब केस पहले में कह रहा है भैया बताइए कि इमेज कितनी तेज है, पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ जोगर मूव व्हेन जोगर इज 39, 29, 19 और 9। क्वेश्चन सेम है, ठीक है भैया। कह रहा है कि जोगर इतनी तेज चल रहा है, तो भैया जोगर की इमेज की स्पीड बताओ, ठीक है, ये कितनी होगी, जोगर जो की इमेज जो बन रही है उसकी स्पीड कितनी होगी। अगर उसकी ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है पहले केस में, -39 मीटर है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। बिफोर 1 सेकेंड, बिफोर 1 सेकेंड से पहले हम उसकी पोजीशन निकाल रहे हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, -39। अच्छा पहले एक फॉर्मूला निकाल देता हूं मैं इसको प्रॉपर वे में, कि 1 में एफ इक्वल्स टू में 1 में भी, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरे में क्वेश्चन में करूंगा। तो आपका 1 में बी क्या होगा, 1 में एफ माइनस 1 में बी, वी माइनस एफ अपॉन में एफ बी। तो आपको क्या लिख रहा हूं मैं, एफ यू, यू है ना, यू माइनस एफ अपॉन में एफ यू, उल्टा कर दो तो वी की वैल्यू क्या होगी, एफ यू अपॉन में यू माइनस, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा बार बार कैलकुलेशन करने के लिए, इसे ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा। अच्छा बिफोर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले की बात कर रहा हूं, मतलब जब उसकी पोजीशन क्या थी, 39 थी, क्या थी, किसकी पोजीशन है, जोकर की पोजीशन, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, V1 निकाल लूंगा, किसका V1 क्या हो जाएगा, एफ U1 अपॉन में U1 माइनस एफ कितना भैया, 1, U1 क्या है भैया, -39, और ये क्या है, -39 -1। तो भैया सॉल्व करो, V1 की वैल्यू कितनी आ गई, -39 अपॉन में 40 मीटर आ गई। ये 1 सेकेंड पहले जब वो 39 पे था तब उसकी इमेज की पोजीशन ये थी। आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद क्या हो, उसकी इमेज की ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, मिरर की तरफ आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड से,
तो 1 सेकंड पहले वो ये यहां पे था, तो उसकी स्पीड क्या 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 5 मीटर। तो उसकी अब नई पोजीशन क्या होगी, U2 क्या होगी, -34 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि वो मिरर की तरफ आ रहा है कितनी स्पीड से, तो पहले क्या 39 पे था, 5 मीटर 1 सेकंड बाद और कवर कर लेगा, कितना आ जाएगा, -34 मीटर। फोकल लेंथ वही है 1 मीटर। V2 निकालो, V2 क्या होगा, FU2 अपॉन में U2 माइनस है। तो भैया F की वैल्यू क्या है, -34 -34 -1। सॉल्व कीजिए तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, -34 अपॉन -35, 34/35 आ गया। 1 सेकंड पहले इमेज की पोजीशन ये थी और 1 सेकंड बाद इमेज की पोजीशन ये होगी, तो देन स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ जोगर इमेज, तो इमेज क्या होगी भैया, एक सेकंड बाद की पोजीशन -1 सेकंड पहले की पोजीशन। अब देखो मैं इससे क्यों माइनस कर रहा हूं, मुझे कैसे पता, भैया सिंपल सी बात है, आप जितना मिरर के पास में आओगे इमेज डिस्टेंस उतना क्या होगा, दूर होता जाएगा, तो ये ज्यादा रहेगा और ये क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है भैया, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। इसे करोगे 34/35 -39/40, इसको सॉल्व करोगे तो 1/280 मीटर/सेकंड आएगा। समझ गए भैया, ऐसी अब कह रहा है भैया 29 पे निकालना है, इस पे निकालना है, तो 1 सेकंड 29 ये रहेगा। सब कुछ सॉल्व करोगे आपको 1 सेकंड पहले की पोजीशन मिलेगी। हाँ जो की उसकी इमेज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल होती है। अब तो एक दिमाग लगा, मैंने यहाँ पर तो वेलोसिटी को कुछ फंडा ही नहीं लगाया एक्चुअली, मैंने पोजीशन इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन से निकाला सब कुछ। मैंने कहा 1 सेकंड पहले इमेज की पोजीशन निकाल ली मैंने, इमेज की पोजीशन। हाँ सुन, अब मैं वेलोसिटी को कोई रोल नहीं कर रहा, मैं आदमी की वेलोसिटी का रोल ले रहा हूँ यहाँ पे केवल। अब एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है, तो 1 सेकंड बाद कितनी पोजीशन रहेगी उसकी, इतनी। तो मैं तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन निकाल रहा हूँ ना। अब 1 सेकंड में जो बदलाव हुआ, मैं 2 सेकंड की बात नहीं कर रहा, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो 1 सेकंड में जो बदलाव आएगा इमेज की पोजीशन में, वो दिस माइनस दिस ही तो रहेगा। अरे तो भाई हाँ एवरेज ही कह सकता है 1 सेकंड का, हाँ एवरेज है, पर वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, 1 सेकंड की तो बात हो रही है, मैं वहां पे नैनो सेकंड की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। 1 सेकंड, हाँ हाँ तेरी बात समझ गया मैं, हर एक पॉइंट टाइम में चेंज होती है वो चीज, लेकिन मैं यहाँ पर एक वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है, तो मैं पूरा 1 सेकंड के लेके चल रहा हूँ, समझ गया। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी वही आएगी आपकी, बाकी इमेज की वेलोसिटी वेरी करती है हर टाइम पर वेरी करेगी, लेकिन मैं 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड में की मतलब एवरेज वेलोसिटी होगी एक तरह से, समझ गया, ऐसा है। ऐसे आप अगला वाला पार्ट कर लोगे, तभी 1 1 सेकंड का बोल रखा है। 29 पे क्या होगी पोजीशन, निकाल लोगे, और फिर 1 सेकंड बाद उसकी इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, 24 में इमेज की पोजीशन निकाल लोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, तो 1 सेकंड में जो पोजीशन में चेंज आया वो क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी। कर लोगे, तो इस तरीके से करना। क्या कह रहे हैं भैया, क्वेश्चन कह रहे हैं भैया 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, इस प्लेस 10 ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी भी कॉन्वेक्स है, तो क्या रखें 40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है प्लस उसमें। फाइंड द पोजीशन, आपको क्या निकालना, वी निकाल लो। वी क्या होता है, एफ यू यू माइनस एफ, पीछे निकाल दो ना, सीधा इसका यूज करना, ठीक है, निकल आया। उसके बाद कह रहा है अच्छा नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, नेचर निकालने के लिए क्या निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकाल लिया, यू पता था, वी यहां से निकाल लिया, मैग्निफिकेशन आ गया। फिर साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही क्या होता है मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, एम इंटू में एच ओ, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यहां से जो मैग्निफिकेशन आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइट ऑफ इमेज आएगा।
नेगेटिव इमेज आई है तो रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव आएगी तो ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट हैपन द साइज ऑफ इमेज व्हेन द नीडल इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। मिरर से जब दूर ले आओगे तो आपको पता भैया छोटी होती आएगी और इमेज क्या होगी, पास होती आएगी। इमेज डिस्टेंस कम होता जाएगा, साइज भी क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे पास में लाओगे आप ऑब्जेक्ट को तो वैसे वैसे क्या होगा, इमेज दूर होती जाएगी, साइज भी क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। खैर ये पता ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्क्वायर वायर है जिसकी साइड क्या है, साइड है भैया वो कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लेस्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -25 सेंटीमीटर। इसके आगे रखा कॉन्वेक्स कॉनकेव के आगे तो फोकल लेंथ कितनी है, -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया एनक्लोज बाय द इमेज, इमेज के द्वारा एनक्लोज किया गया एरिया। हमें ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी साइड दे रखी है स्क्वायर का, ठीक है, इमेज का। तो इसका निकाल लो एरिया। अभी खैर छोड़ो, इसका काम भी नहीं पड़ेगा अभी। तो हमने v निकाल लिया, v क्या हुआ, एफ यू माइनस ये आ गया u। दूसरा हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/में u। तीसरा हम निकालेंगे हाइट ऑफ, मैग्निफिकेशन होता है hi/में में, h हो तो hi क्या होगा, m इंटू में h हो। चौथा एरिया, एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज का स्क्वायर, ठीक है भैया। हाइट ऑफ इमेज यहां से आ गई, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको पता लग गया, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी बड़े आसान है, जब आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा ना तो यहां से क्वेश्चन इसके वाले जो होंगे वो हार्ड हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट इसको कीप्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितनी भैया, -15 सेंटीमीटर। 3 टाइम्स उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है भैया, 3 है, ठीक है। मतलब 3 टाइम्स इमेज का साइज 3 टाइम्स है तो उसका मतलब मैग्निफिकेशन 3 है। कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखिए पॉसिबल डिस्टेंस का मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है। अब ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो पहले आपको लेना भी है, देखिए बस इधर रखा ना और कुछ नहीं देता। तो पहला केस, इफ इमेज इज कैसी हो, वर्चुअल हो तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, +3 आएगी। -v/में में u क्या होगा 3, तो v की वैल्यू क्या होगी, -3u क्या आएगी। और u आपको देखा, अच्छा f देखा आपको कितना है, -15। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप -u ही ले लो, ठीक है। देखो ये आ गया आपका इमेज डिस्टेंस, ये आ गया आपका फोकल लेंथ और ये आ गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से आप क्या निकालोगे भैया, यहां से आपका एक्चुअल में सॉल्व करके u आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और जैसे ही u आया तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, v। सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या आएगा, u की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर, इक्वेशन में पुट करने पर क्या मिलेगा, v मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, निकालना है इसमें, कैलकुलेटर 2 पॉसिबल। अच्छा ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करना है आपको, इफ इमेज इज रियल, रियल है तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का -3, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, आपको यही करना है, ठीक है। u और v निकालना है, समझ गए, u और v निकालना है, इसके साथ कर लोगे। देखिए भी अगला आ रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन में जरूरी नहीं कि पाथ चेंज हो, एंगल चेंज हो, वेवलेंथ चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बस लाइट का मीडियम चेंज हो जाए वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, सबसे मेन पार्ट है ये पूरे रे ऑप्टिक्स का। मैन
लाइट moves from one medium to another medium. यहां पर तीन पॉसिबिलिटी है रिफ्रैक्शन की. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी. ऑफ रिफ्रैक्शन. पहला क्या है? लाइट मूव फर्स्ट है. जब लाइट कहां जाए? रियर से. रियर से कहां जाए? ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका क्या है भैया? म्यू2. देन म्यू2 क्या होगा? म्यू1 से ज्यादा होगा. जो डेंसर होता है उसका ज्यादा होता है. अगर रे डायग्राम की बात करूं तो ये म्यू1 से कहां जा रही है? म्यू2 में आ रही है. रियर से कहां जा रही है? तो ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड जाएगी. ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा? आर होगा. अब देखो क्या क्या होता है इस केस में कि दोनों एंगल आई जो होगा ग्रेटर होगा किससे? एंगल आर से. ठीक है. दूसरा, लाइट ऑफ वेवलेंथ इन फर्स्ट में, ये जो होगी पहले मीडियम में जो वेवलेंथ थी रेयर में, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? दूसरे मीडियम की वेवलेंथ से क्या होती है? ज्यादा होती है. तीसरा, स्पीड पहले मीडियम में ज्यादा होगी, दूसरे मीडियम में क्या होगी? कम होगी. और तीसरा, चौथा, फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती. फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. जिस सोर्स से लाइट आपकी एमिट हो रही है उसकी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, समझ गया? जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स से निकल गई है वो किसी मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. अगली पॉसिबिलिटी क्या है? डेंसर से कहां जाए? रियर में. यानी म्यू1 से कहां जाए? म्यू2. यहां पर क्या होगा? म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2. ठीक है. अब इस केस का रे डायग्राम क्या होगा? डेंसर से आ रही है. ये एंगल आई और ये एंगल क्या होगा? आर. यहाँ पर क्या है? म्यू1. ये क्या है? म्यू2. ये डेंसर है और ये क्या है? रियर है. होगा क्या क्या यहाँ पर? तो भैया एंगल आई जो होगा वो कम होगा और एंगल आर क्या होगा? ज्यादा होगा. दूसरा, यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी पहले मीडियम में कम होगी, दूसरे मीडियम में क्या होगी? ज्यादा होगी. लाइट की स्पीड पहले मीडियम में क्या होगी? कम होगी. पर बात अभी वहीं पे आ गई ना, तो सुअर बना दूंगा, ध्यान रखियो. समझ गया? ये हरकतें मत किया कर कि मेरे आगे चुप हो जा फिर पीठ पीछे बोलने लगे कुत्ते की तरह. ठीक है. तीसरा, लाइट जा रही है म्यू1 से म्यू2 की तरफ और म्यू1 बराबर में क्या है? म्यू2. ठीक है. दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है. तो क्या होगा? लाइट का पाथ ही चेंज होगा. एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बराबर. दूसरा, वेवलेंथ पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में क्या होगी? बराबर होगी. तीसरा, पहले मीडियम दूसरे मीडियम में स्पीड क्या होगी? बराबर. और फ्रीक्वेंसी तो भैया कभी चेंज होने वाली है नहीं. समझ गया? तो ये रिफ्रैक्शन की तीन पॉसिबिलिटी होती है. इन तीन पॉसिबिलिटी से आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक होता है. और मतलब ये इस पूरे चैप्टर में 90% पार्ट यही है और यही आएगा आपके एग्जाम में. और रिफ्लेक्शन तो बहुत रेयर चांस होते हैं आने के. थोड़े बहुत आ जाए, मिरर फॉर्मूला आ जाए ड्राइव करने के लिए, जो भी आ जाए. ठीक है. बाकी आपको ये पता लग जाएगा कि लाइट का मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड कम क्यों जाती है, लाइट की वेवलेंथ कम क्यों जाती है. देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अभी किसी बंदे को फ्री स्पेस में भगाया जाए, मतलब सरफेस है, मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो सरफेस के ऊपर भाग रहा है तो उसके कदम क्या होंगे? एक सेकंड में नंबर ऑफ कदम सेम है. नंबर ऑफ कदम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम है. क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब होने का है कि जो वेव एक सेकंड में जितने कदम रख रही थी वो क्या है? सेम है. हर मीडियम में सेम रहेगा. बस रेयर मीडियम में वो कदम क्या होंगे? बहुत बड़े बड़े होंगे, आदमी खुल के भाग पाएगा. और डेंसर मीडियम में क्या होंगे? वो कदम छोटे हो जाएंगे. जब कदम छोटे हो जाएंगे, कदम को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. डेंसर मीडियम में ये कदम छोटे जाएंगे, इसलिए वेवलेंथ क्या होती है? छोटी. टाइम वही रहेगा, टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा. एक सेकंड में एक साइकिल जितने टाइम में बन रही है उतने टाइम, फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब टाइम सेम है. एक साइकिल जितने टाइम में हो रही थी पहले रेयर में भी उतने टाइम में होगी, डेंसर में भी उतने टाइम में होगी. बस डिफरेंस क्या होगा? एक बार छोटी साइकिल बनेगी और एक बार क्या होगी? बड़ी साइकिल. डेंसर में ये बड़ी बनती है और रेयर में क्या होती है? सॉरी, उल्टा बोल दिया. डेंसर में छोटी बनती है और रेयर में क्या होती है? बड़ी बनती है.
इसलिए डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या होती है, छोटी हो जाती है, लाइट की स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और रेयर मीडियम में क्या होता है, वेव की लेंथ ज्यादा होती है, एक साइकिल में ज्यादा लेंथ को कवर करती है वो, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, बाकी आगे इतना ही कराया था मैंने दूसरी क्लास में, पिछली वाली मीटिंग में, आपको भी इतना ही करा रहा हूँ, नोट्स कॉपी कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। कल भैया स्किल्स यार्ड पे चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा, जो डाउट्स होंगे वो कराऊंगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया, तो आ सकते हो जिसको करना रिवीजन, वरना टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।